लास्ट वाले लेक्चर में डेफिनेशंस की थी, ठीक है। अब आज की क्लास में हम उन डेफिनेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट यहां पर डेफिनेशन करने जा रहे हैं, दे आर टाइप्स ऑफ thermodynamic processes। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को हम लोग यहां पर दो टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। वन आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस and second are irreversible processes। अब इन दोनों डिफरेंसेस में हमने जो है फर्क जानना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस की। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस आ जाते हैं, देखिए इनके फीचर्स आप समझिएगा। इन सच प्रोसेसेस the difference between driving and opposing force is very small। दूसरी बात, such processes are always, अब खिड़कियां खोल दें पीछे वाली, इन खिड़की भी खुली, ये पर्दे खुले रखें। पूरा खोल उसको, पर्दा नहीं खोलना आता तेरे को। अच्छा, अब सुने, मैं हर एक बात को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा,
these processes takes infinite time to complete. अब ये सारी बातें जो है हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको बात बेटर क्लियर हो जाएगी। जैसे आप देखें, मान लीजिए इस कंटेनर में हमने जैसे गैस भरी हुई है, ठीक है। ये जो गैस है, यहां पर जो है हमने सैंड रखा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली तो क्या है कि ऊपर से सैंड का वेट लग रहा है और अंदर से गैस का लग रहा है, तो पिस्टन एक जगह पर है। सैंड जो पार्टिकल्स हैं वो आप जो छोटे से छोटा पार्टिकल अज्यूम कर सकते हैं वो आप कीजिए। जो छोटे से छोटा पार्टिकल जो आप सैंड का इमेजिन कर सकते हैं उतना आप इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग एक सैंड पार्टिकल को उठा लेते हैं। एक रेत का दाना हमने उठा लिया, तो होगा क्या, जिस मोमेंट पे हम एक सैंड पार्टिकल को उठाएंगे तो उस मोमेंट पे जो है, जो अंदर वाली फोर्स होगी वो ज्यादा होगी बाहर वाली से। अभी तो पहले तो F एक्सटर्नल वॉज इक्वल टू F इंटरनल, लेकिन अब क्या है, जो फोर्स एक्सटर्नल है वो कम हो गई इंटरनल फोर्स से, ठीक है। तो ऐसे में जो है गैस एक्सपैंड करेगी। इज इट ओके? तो अभी हम ये कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू force exerted by the gas minus some delta F, ठीक है। कुछ डिफरेंस आया वो सैंड के पार्टिकल के कारण, ठीक है। एंड दैट डेल्टा F नियरली अप्रोचेस टू जीरो। भाई एक सैंड पार्टिकल के कारण कितना फर्क पड़ेगा, बहुत माइनर सा फर्क पड़ेगा ना। So that force exerted by that is equal to approximately zero। यही हम कह रहे हैं कि ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स, दो फोर्सेस है ना, एक दूसरे को अपोज कर रही है। ये ऊपर ले जाना चाहती है पिस्टन को, ये नीचे ले जाना चाहता है। तो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स जो है वो बहुत ही मिनिमम डिफरेंस से डिफर करती है। सच टाइप, अब आप सोचिए, आप इस सैंड पार्टिकल को उठाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है आप उठाते रहेंगे। जैसे हर 30 सेकंड में आप एक सैंड का दाना उठा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और सैंड का दाना मैंने कहा आप मिनिमम से मिनिमम पार्टिकल साइज इमेजिन कर रहे हैं, तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। और धीरे धीरे जो है ये पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, लेकिन आपको किसी भी स्टेज पे पिस्टन का ऊपर उठना महसूस नहीं होगा। नहीं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सैंड का पार्टिकल उठाने पे आपको दिखेगा नहीं कि पिस्टन ऊपर उठा। मतलब ये प्रोसेस इतने एक्सट्रीमली स्लोली होता है कि इसके होने का भी पता नहीं चलता। लेकिन जब आपका सैंड सारा निकल चुका होगा तो फाइनली आपका ये पिस्टन जो है यहां से यहां पहुंच गया होगा, है ना। तो इस तरह का प्रोसेस हो गया। क्या बोला हमने उसको? वी हैव सेड कि दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि अगर आप उस सैंड के दाने को वापस रखते हैं तो सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। एक दाना उठाया, पिस्टन मामूली सा उठा होगा, दिख नहीं रहा है, उठा होगा। आपने वापस सैंड का पार्टिकल रखा, पिस्टन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ऐसे पिस्टन, ऐसे प्रोसेस को आप जो है रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं रिवर्सिबल प्रोसेस, सेकंड पॉइंट में रिफ्लेक्शन आ रही है। सेकंड पॉइंट में मैं बता दूं, सच प्रोसेसेस आर ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सच प्रोसेसेस आर ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स जो है वो बराबर ही रहती है। मतलब F एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। ये कहने का मतलब है यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे प्रोसेस को देखते हैं।
what is there in the second process? Second process is irreversible process. अब अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज कि इन सच प्रोसेसेस द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस इज सिग्निफिकेंट. Such processes are not in thermodynamic. These processes takes finite time to complete. एक पर्टिकुलर टाइम में जो है हो जाएंगे. आप तीनों पॉइंट्स फिर से लिख लें. इरिवर्सिबल प्रोसेसेस अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स में जो है इनफाइनाइट टाइम. मैंने कहा सैंड को आपको निकालते निकालते जो है इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल आप इमेजिन कर रहे हैं तो छोटे से छोटा इमेजिन कर रहे हैं तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट दैट. हाँ, सेकंड पॉइंट में चेंज लिखा है ना, सच प्रोसेसेस आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. Such processes are not in thermodynamic equilibrium. वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में इनिशियली और फाइनल. हम समझ गया, रिफ्लेक्शन पढ़ रही है, बट आप लिख लें कि सच प्रोसेसेस ठीक है आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. और अगला पॉइंट लिख लें, दीज प्रोसेसेस टेक्स फाइनाइट टाइम. एक फाइनाइट टाइम में हो जाएगा. कोई बात नहीं, मैं बताता हूं इसको. जैसे यहां पर हम सैंड की जगह जो है एक ब्लॉक रख देते हैं. जैसे किसी m0 मास का हमने ब्लॉक रख दिया, ठीक है, तो यहां पर इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल जो फोर्स लग रही है दैट इज दिस, ठीक है, लेकिन अब यहां पर df इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ऐसे में जो है जो F एक्सटर्नल हो जाएगा दैट विल बी सिग्निफिकेंटली लेस देन फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस. कब होगा ऐसा? जब आप इस ब्लॉक को एक झटके में उठा लोगे. जब आप इस ब्लॉक को एक झटके में उठा लोगे, भाई ऐसे उठाओगे, एक ब्लॉक रखा हुआ पिस्टन के ऊपर, आप उसको उठा लोगे, तो जब उठाओगे तो गैस जो है सीधे जंप करेगी ऊपर, पिस्टन सीधा जंप करेगा ऊपर. सही बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सैंड की तरह आप स्लोली नहीं उठा रहे हो. आपने पूरी ब्रिक उठा दी, ब्लॉक उठा दिया, तो पिस्टन जो है एक झटके में ऊपर जाएगा. तो जिस टाइम पे वो ऊपर जा रहा है, इंटरनल प्रेशर इज टू हाई देन एक्सटर्नल प्रेशर. इज इट ओके? तो इसलिए हमने कहा ऐसे प्रोसेसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलते हैं. नहीं, ब्लॉक को दोबारा रखें वो रिवर्स. देखो अभी आज के लेक्चर में आपको ये लग रहा है, कल के लेक्चर के बाद नहीं लगेगा. ठीक है, कि दोबारा रखेंगे तो उसी जगह पे आएगा. कल के लेक्चर के बाद बात करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ओके. क्योंकि इतना तो आपको पता लग गया होगा कि हाँ यार, दोनों में डिफरेंस तो कुछ ना कुछ है. कल हीट भी आएगी. नहीं 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 नहीं, अभी देखिए इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो जो अंदर वाली जो गैस है उसका प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है बाहर वाली से, तब वो इक्विलिब्रियम नहीं है. अभी तो जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आई कैन नॉट शो यू द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है,
क्योंकि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब आएगा जब इसमें हीट आएगी, डेरिवेशन आएगी, कल के लेक्चर में आएगी, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब सुन लो। लॉग नहीं पढ़ाया जाएगा, लॉग आपको खुद करना है। ठीक है, अच्छा सुने अब बात। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट बात है जी मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। भाई हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में यह लिखा था कि दिस टॉपिक डील्स विथ द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो पहले हमने ये देखना है कि आखिर एनर्जी के इंटरकन्वर्जन कितने तरह से होते हैं। तो मेजर देयर आर टू फॉर्म्स, वन इज वर्क एंड अनदर इज हीट। So, how do we define work? So, work को हम डिफाइन कर सकते हैं when the energy transfer doesn't involve temperature difference it is called work। भाई ऐसी कई एनर्जी ट्रांसफर्स होती हैं जिसमें कि हीट इज नॉट इन्वॉल्व, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, साइड प्रोडक्ट हो सकता है बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम वर्क बोलते हैं। अब जैसे वर्क आप समझें, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, एग्जाम्पल आ गया ये इलेक्ट्रिक वर्क, मैकेनिकल वर्क, मतलब इन चीजों में आप देखें, जैसे हमारे पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आई और उसने इस पंखे को घुमा दिया, इसमें कहीं हीट इन्वॉल्व नहीं है ना, कहीं हीट इन्वॉल्व नहीं है, साइड हो सकता है, फ्रिक्शन से कुछ हीट रिलीज हो रही है, दैट इज नॉट द मेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वो तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो होती है, एफिशिएंसी तो होती है, लेकिन जैसे मोटर घूमती है, ठीक है, उनमें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, सो इट इज वर्क इज बीइंग डन, इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, मैकेनिकल वर्क इज डन, है ना। जैसे कोई आदमी पत्थर तोड़ रहा है, मैकेनिकल वर्क, या आप किसी गाड़ी को सॉरी धक्का दे रहे हैं, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, हीट इज नॉट इन्वॉल्व। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम जो है वर्क बोलते हैं, सुनते जाइएगा। ठीक है, दूसरा हीट।
द एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। अब हीट तो हीट ही है, तो इसके एग्जाम्पल क्या दूं मैं, लेकिन हम देखते हैं कि कब हम किसी चीज को हीट ट्रांसफर बोलेंगे, कब वर्क डन कहेंगे, है ना। एनर्जी के ही दोनों टाइप्स हमने कहे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए कि यहां पर मान लीजिए एक रूम में हम जो है पानी गर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने जो है पानी में रॉड डाली हुई है। ये रॉड यहां पे प्लग से जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। और जो प्लग है उसको जो सप्लाई है वो मेन पोल से आ रही है, और मेन पोल को जो सप्लाई है वो कहीं पावर हाउस से आ रही है ना, ऐसे, ठीक है। तो अब अगर आप इस टोटल चेन को देखें तो पहली बात तो यह है कि पावर हाउस से यहां तक जो आ रहा है, या यहां तक जो वायर तक जो आ रहा है, जो भी एनर्जी आ रही है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तो नहीं। मतलब पावर हाउस ऐसे काम नहीं करता है कि ये तार गर्म हुई तो फिर वो गर्मी ट्रांसफर हुई फिर यहां तक पहुंची, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब यहां से यहां तक जो आ रही है एनर्जी, एनर्जी आ रही है, हम उसको वर्क और हीट में अभी डिस्टिंग्विश ना करें, हम कहते हैं एनर्जी आ रही, ठीक है। और इसके यहां से वो एनर्जी जो है फिलामेंट में जा रही है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई होता है, वो हीटअप होता है, वो हीटअप हुआ, सुनो, एलिमेंट में जब लाइट गई, वो इलेक्ट्रिसिटी गई, तो फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी जाने से जो है उसके रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस हुई, उससे ये जो एलिमेंट है ये गर्म हुआ, उसने अपनी गर्मी जो है पानी को ट्रांसफर की, यही हुआ। उसने इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं ट्रांसफर की पानी को, पानी तो गर्म ही हुआ ना। जैसे जो रॉड है वो तो जो है हमारी इंसुलेटेड होती है, आप चाहे हाथ भी डाल दें, जो अच्छी क्वालिटी वाली ये होती है, जैसे गीजर आप टच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां से यहां जो ट्रांसफर हो रहा है, इस जंक्शन से यहां पे जो ट्रांसफर हो रही है वो तो है जी हीट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, पानी गर्म हुआ मतलब पानी हैज गॉट द एनर्जी। लेकिन कौन सी एनर्जी मिली, फिलामेंट पानी से ज्यादा गर्म था तभी वो एनर्जी ट्रांसफर हुई। मतलब किसी स्थिति में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि फिलामेंट ठंडा है पानी गर्म हुई जा रहा है, तब तो उल्टा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मतलब फिलामेंट ज्यादा गर्म है और पानी उससे ठंडा है, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो ट्रांसफर हुई उसको हम हीट बोलेंगे। लेकिन यहां से यहां तक जो चीज गई उसको हम कहेंगे कि इट इज इलेक्ट्रिक वर्क। नहीं भाई, अगर यहां से यहां तक देखें कि भाई कंजप्शन तो हो रही है, तो सम इलेक्ट्रिक वर्क इज बीइंग डन। इससे आगे इंस्ट्रूमेंट की मर्जी है, वो उसको हीट में तब्दील कर रहा है या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब इसी के आगे अगर हम पंखा लगा देते तो वो घूमता, वो तो नहीं पानी को गर्म करता, ठीक है। तो ऐसे जो है मतलब सेम चीज को इसी प्लग से अगर मैं फैन चला दूं तो वो जो है मैकेनिकल वर्क करेगा। सो दैट मीन्स सेम चीज, सेम सोर्स से आ रही एनर्जी, आप उसको वर्क में भी कर सकते हैं, आप उसको हीट में भी कर सकते हैं, सही बात। लेकिन पंखे से जो अब जो हवा चल रही है, जो एनर्जी वो दे रहा है, दैट इज नॉट हीट, दैट इज वर्क, इट इज डूइंग, उसका काम सिर्फ घूमना है, ठीक है। तो समझ आ गई बात, द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्क एंड हीट, ठीक है। अच्छा, साथ में हमारी जो हीट और वर्क की जो है कुछ साइन कन्वेंशंस भी हैं, ठीक है। तो आयुपैक, साइन कन्वेंशंस, तो एस
ऐसे में हम कहें हीट गेन्ड बाय सिस्टम, तो हम उसको पॉजिटिव साइन देंगे। अगर सिस्टम हीट गेन करता है तो उसको पॉजिटिव साइन देंगे क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। जबकि हीट लॉस्ट बाय सिस्टम को हम नेगेटिव साइन देंगे। और वैसे ही वर्क डन बाय सिस्टम, डन ऑन सिस्टम को हम पॉजिटिव साइन देंगे एंड वर्क डन बाय द सिस्टम को हम नेगेटिव साइन देंगे। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है उसको हम साइन देंगे नेगेटिव, और जिसमें बढ़ रही है उसको साइन देंगे पॉजिटिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, इंक्लूडिंग ऑनलाइन वाला? ठीक है। और आप लोग इतने इकट्ठे क्यों बैठे हो? चलो उठो, दो दो दो, और उठ जाओ। ओए उस उधर जाओ, उधर उधर, दोनों दोनों लास्ट। चलो चल भाई, उठो, तू भी उठ, लास्ट में बैठ। डायगनली बैठो, टक 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 टक। तू इधर आ, तू उधर जा। तो इसको करूंगा ना चेंज। क्यों? उधर जा। आजा आजा उधर से। हम कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं खुद के, और मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम 1 2 3 नंबर लगाते हैं, है ना? मतलब आ क्या रहा है मेरे दिमाग में, बड़ी अच्छी चीज आ रही है। 1 2 3 रैंडमली नहीं, कि अगर क्लास में एक बच्चा है, एक ही है, तो वो कहाँ बैठेगा? तो ऑब्वियसली उसको हम, जैसे मान लो खिड़की के पास ही बिठा दिया। मान लो आई एम टेकिंग द क्लास, तो सबसे लास्ट में वो है। लेकिन अगर 2 स्टूडेंट हो जाते हैं तो फिर दूसरे को कहाँ पे बिठाना है? हाँ, मतलब उधर या इधर बिठा दें। तो हम साइंटिफिकली ऐसा बना देंगे कि भाई 3 है तो कहाँ पे, तो तीसरा यहाँ पे। सोचते जाओ ना मैक्सिमम डिस्टेंसिंग कैसे हो सकते है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे लगा देंगे तो पहला यहाँ पे, दूसरा भी यहाँ पे, तो बाकी तो खाली है। तो हम कंजस्टेड कहते जाएंगे स्ट्रेंथ के हिसाब से। नहीं, सही लॉजिक नहीं है ना? मतलब हर स्टेज पे जो मैक्सिमम डिस्टेंसिंग हो सकती है वो होती जाएगी। जैसे मैंने कहा 1 देन 2 देन 3 देन 4, है ना? तो कम से कम 4 ही हैं, तो वो तो इकट्ठे नहीं बैठे ना। फिर पांचवा जो आएगा उसके बाद जो है उसके लिए डिस्टेंस देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा किसमें है, देन 6 7 8। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास में तो फिर भी ज्यादा है, बाकियों में तो कम ही होते हैं, लेकिन वो कम भी इकट्ठे बैठते हैं। ठीक है, इसलिए चलिए, तो
अच्छा, तो अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टर्म करने जा रहे हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हाँ, दो साइन है, ई एंड यू। इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन, द सम ऑफ all the forms of energies possessed by a system। अब यहां पर मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय सिस्टम। जैसे आप इस डस्टर की एनर्जी कितनी मानते हैं, मतलब कितने टाइप की एनर्जीज होंगी इसके पास, कौन कौन सी होंगी? और वो तो फिर मेरी एनर्जी गई ना, वो तो बंदूक में डाल दे बंदा मर जाए हैं। हाँ, ये डस्टर सारी दुनिया को तबाह कर सकता है, न्यूक्लियर है ना। अगर हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कर दें, इसको सारा एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो आप सोचो, लगाओ M मान लो 200 ग्राम का है, 0.2 kg हो गया, ठीक है। तो 0.2 kg हो गया, C का स्क्वायर करो, C 3 इंटू 10⁸ है, तो 9 इंटू 10⁻16 हो गया, तो 0.2 इंटू 9 इंटू 10⁻16, तो एक तरह से 1.8 इंटू 10⁻16 तो हो ही गया ना ये, 1.8 इंटू 10⁻16, तो उतने जूल्स की एनर्जी जो है रिलीज कर सकता है। तो उतने जूल्स तो आप सोचो सारी दुनिया को तबाह कर ही देगा, पाउडर में चेंज कर देगा ये, ठीक है, सारी दुनिया को, ठीक है। लेकिन बात आपको ये इरेलीवेंट लग रही है, आपको लोअर क्लासेस से ये बात बताई नहीं है ना, हमने कभी सोची नहीं, सारे लगे बोलने पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की क्या औकात है, यहां से नीचे फेंक दिया बस उतनी एनर्जी है इसकी। अब मैंने कहा ना, आप सोचो कितनी एनर्जी होगी इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, कोई सैचुरेटेड है, ठीक है। उसके अंदर जो एटम्स है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी, पहली बात। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी को लिखना चाहें, जैसे ई, जैसे सम ऑफ, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गई मान लीजिए आपने कहा, एंड देन काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये भी ये, चलो, एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ऐसे बॉन्ड एनर्जी हो गई, तो ऐसे कई कुछ है। काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ कई तरह की होगी, जैसे वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल,
अच्छा, ये करता क्यों नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन? इसका न्यूक्लियस स्टेबल है ना। आपको न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने के लिए उसमें बॉम्बार्डमेंट करनी पड़ती है, तब जो है न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ऐसे नहीं। मतलब इवन जो जैसे यूरेनियम वगैरह भी होते हैं, वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन सीधे ही तो नहीं करने लग जाते हैं, जब उनमें उनमें भी ब्लास्ट कराना पड़ता है। पहले नॉर्मल ब्लास्ट कराते हैं, फिर वो एक क्रिटिकल मास बनता है, फिर उसके बाद वो न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप सुने, ये वाइब्रेशनल, जैसे मैंने एनर्जीज अलग अलग टाइप की कही, सुनो। अब वाइब्रेशनल, जैसे ये डस्टर है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, वो भी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट मतलब वो ऐसे ऐसे रोटेट कर जाएं, ये रोटेशनल हो गई। ऐसे भी रोटेशन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं लगातार, ये रोटेशनल हो गई। ट्रांसलेशनल हो गई, ऐसे झूले की तरह, पेंडुलम की तरह। तो ये तीन तरह की काइनेटिक एनर्जीज की ही ये टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा, वो तो दो मॉलिक्यूल्स की हो गई ना, फिर वो तो अलग आ गई। नहीं, मैं एक मॉलिक्यूल की कह रहा हूं ना, कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी तरह की हो सकती है, दो के बीच में तो फ्रिक्शनल भी आएगी, सारी आएगी एनर्जीज। ठीक है, अच्छा, अब सुनिए आप मेरी बात। तो इंटरनल एनर्जी हो गया ये। अच्छा, और ऐसे ही जो डेल्टा ई होता है, दैट इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। डेल्टा ई को हम ये भी लिख सकते हैं, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला फंडा अभी टॉपिक में आगे क्लियर होगा, आप जस्ट नोट कर लें। लेकिन ई फाइनल माइनस इनिशियल ऑब्वियस। और अब आप बोलोगे कि इतनी ये एनर्जी तो हम निकाल ही नहीं सकते, डस्टर की इंटरनल एनर्जी निकालने में पसीने छूट जाएंगे, कहां कैलकुलेट करते फिरेंगे। तो हम तो लिख रहे हैं कि भैया कैलकुलेट करनी है ये। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सुन लीजिए। जैसे हम जैसे आपको पढ़ाया गया कि भाई ये डस्टर जो है यहां से खटाक से यहां गिर गया, ठीक है, तो आपने एमजीएच लगाया और कितनी इसकी एनर्जी रिलीज हुई या कितना डिफरेंस आया वो आपने निकाल लिया। तो बाकी जो एनर्जीज हैं वो तो सेम ही रही ना भाई। यहां से अगर हमारा डस्टर जो है इधर बॉटम पे आ रहा है, ठीक है, गिर के, तो ऐसे में बाकी एनर्जीज में तो अंतर नहीं आया ना, सिर्फ पोटेंशियल में आया। तो इसलिए हम चेंज निकाल सकते हैं। चेंज मतलब, जैसे सपोज आप लगाते हैं, जैसे आपके मान लो घर का आप लगाते हो कि आज के दिन घर में कितना खर्चा हुआ, तो आपके पापा की पॉकेट में आप या मम्मी देखती हैं कि भैया हाँ इतने पैसे थे, सुबह जो है इतने, शाम को है इतना खर्चा हुआ, बस यही करोगे। ठीक है, लेकिन आप इतने नॉनसेंस तरीके से तो नहीं देखोगे कि आज खर्चा कितना हुआ, तो पहले अपनी प्रॉपर्टी गिनने लगोगे कि उधर प्लॉट था, उधर घर है, पंखे का रेट लगाओ, फ्रिज का लगाओ, गैस का लगाओ, फिर सबका टोटल किया, फिर माइनस, फिर से सबका किया कि गैस है, हाँ है, ये है, सिलेंडर है, फिर माइनस किया, फिर पता लगा अच्छा हाँ आधा किलो गोभी लाई है आज। ठीक है ना, मतलब ऐसा तो नहीं करोगे। ठीक है, आप सीधे यही करोगे कि हाँ यार आज जेब में 100 रुपए थे तो 80 रुपए बच गए, मतलब आधा किलो गोभी आई है। ठीक है, हाँ, तो हम सिर्फ डिफरेंस में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जैसे हम प्रॉपर्टी काउंट नहीं करते हैं बंदे की डिफरेंस काउंट करने के लिए, वैसे ही हम जो है यहां पर इंटरनल एनर्जी पूरी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि चेंज कितना आया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे।
अब देखें, सुनते जाइए। तो ये हो गई बात इंटरनल एनर्जी की। अब थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला लॉ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई नो आई वॉज म्यूटेड, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो अब आप बात सुने। उस खिड़की को भी थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू डिसाइड कर ले कोरोना की सर्दी, ठीक है। कल से थोड़े कपड़े ज्यादा डाल के आया करो। तू भी भाई हीरो बना हुआ है, बाहुबली है। अच्छा, तू तो जैकेट वैकेट लेके आया ना? हाँ, सही बात है। तो अब बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा सिंपल सा लॉ है। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? बट कैन बी इंटरकन्वर्टेड। ठीक, कोई ना कोई पॉइंट, कोई भी नहीं होता। विंड एनर्जी, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलाया तो फैन से विंड एनर्जी बनी, तो विंड एनर्जी यूज हो जाएगी। जरूरी तो नहीं जाए विंड एनर्जी रहे। मॉलिक्यूल हिल रहे हैं, इसने उसको हिला, आगे हिला, ठीक है, टक 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 चलता गया, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, लेकिन वो इतने ज्यादा भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि आपको उसका इफेक्ट फील नहीं हुआ, बट वो चीज चलती रहेगी। हाँ, होती रहे, हो तो रही है ना। खत्म कैसे होगी? डिवाइड करते करते कोई चीज खत्म कैसे हो सकती है? अच्छा, मान लो जैसे हमने एक अंडा ले लिया, उसको काटते गए खत्म हो गया वो। हाँ, उन सब पीसेस को सम करेंगे, अगेन यू विल गेट टोटल अंडा। अब ये लेने जाने की प्रॉब्लम के कारण हम उसको जीरो बोल दें कि वही नहीं, तो नेग्लिजिबल इज नॉट जीरो ना। और डिवाइड कर दो, कैसे जीरो होगा? सोचना, कैसे जीरो होगा? कैसे जीरो होगा? आप दिखे भी नहीं तब भी जीरो कैसे होगा? मैं बोल रहा हूं, अंडे का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कितना काट ले, टेबल पे रखा हुआ तुमने, काटते जा, होगा ही नहीं कभी, कैसे होगा? एनर्जी कंजर्वेशन है ही, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। हाँ, आपको फील ना हो, जैसे आपने मान लो मोमबत्ती के ऊपर जो है, आपने मोमबत्ती के ऊपर सुई को गर्म कर लिया, ठीक है, स्किन से टच करोगे, चीख निकल जाएगी,
उसी मोमबत्ती पे आप जो है एक बाल्टी गर्म करने लग जाओ उतनी देर के लिए, फिर पानी में हाथ डालो, आपको गर्मी तो नहीं फील होगी, लेकिन जितनी नीडल को हीट गई है उतनी बाल्टी में गई है ना। अब आप ये बोलो कि बाल्टी में वो एनर्जी जीरो है, वो तो गलत बात है ना, लेकिन वो आपको नीडल के टिप पे फील हो रही है, बाल्टी में नहीं फील हो रही, बट यू कैन नॉट से इट इज जीरो, इट इज देयर, इट वॉज ट्रांसफर्ड, है ना। तो हमें फील नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि जीरो है, हमें लॉज को बिल्कुल रिजिडली रखना पड़ेगा, है ना, कंजर्वेशन का लॉ है, ठीक है। तो अब तो जैसे इस लॉ को अब मैं इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में कहूं, है ना, मतलब कई इसके अल्टरनेटिव डेफिनेशंस हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है ना, सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए जैसे ये सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है, क्या है, E1 है, ठीक है। अब आपने इसको मान लो Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी, हीट भी तो एक तरह की एनर्जी है, तो इसकी जो एनर्जी है कितनी बढ़ गई कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर आपने इसको हीट दी है सो दैट इज E1 प्लस क्यू, जितनी आपने दी उतनी बढ़ेगी इसकी एनर्जी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने इस पे W वर्क किया, ठीक है ना, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, E1 प्लस क्यू प्लस W, ठीक है। और ये दिस एंटायर इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस वन। तो इससे हम कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि E2 शुड बी इन एनी केस, E2 शुड बी E1 प्लस क्यू प्लस W, सही बोला जी। और जो डेल्टा E है जो कि E2 माइनस E1 है, दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस W। मतलब किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो दो ही वजह से होगा, हीट और वर्क। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये नहीं है कि आपने 5 जूल दी इसको 4 जूल ही मिली, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो नथिंग इज लॉस्ट। You find the answer, calculate the change in energy, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया हो। 3 मिनट दे रहा हूं, अभी तक आंसर आ जाएगा।
फाइनल जो है वो 100 आएगा। आंसर 50, आंसर इज बोलो 50, बिल्कुल सही है। -50 नहीं 50, क्योंकि Q इज द हीट गेन, वो 150 है, W माइनस में है, ठीक है, तो 150 माइनस W 100 इज 50, है ना। अच्छा अच्छा, वो आंसर का डैश है, अच्छा ठीक है। नहीं, टोटल एनर्जी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हाँ, फिर x प्लस 50 कर लो। पहले अगर x है तो फिर x प्लस 50 कर लो, ठीक है। अब सुने,
तो अब हम कुछ डेफिनेशंस और करेंगे यहां पर। सबसे पहले ये हीट से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है जी, टोटल हीट कैपेसिटी। So represented by CT. How do we define this? The quantity of heat required to raise temperature of system by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम उसकी हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये तो कल डिफाइन कर दिया था मैंने, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। ये एक्सटेंसिव कैसे है, कल डिफाइन हो चुका है ना। एक्सटेंसिव कैसे है, जैसे अगर आप 100 ग्राम पानी है उसको गैस पे रखो 10 मिनट के लिए, तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। और अगर 1 लीटर पानी है, 1 किलो पानी है, उसको हीट करोगे 10 मिनट के लिए उसी गैस पे, तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। तो दैट मींस, और उसका कम होगा 100 ग्राम से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हीट मतलब क्वांटिटी डिपेंडेंट तो हो ही गया ना, कि 1 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम की पानी में इंक्रीज करने के लिए कम हीट चाहिए, जबकि जो है 1 किलो पानी के लिए ज्यादा हीट चाहिए। दैट मींस हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सी टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। या डी क्यू अपॉन डी टी। इसका जो यूनिट रहेगा जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस, डिपेंडिंग अपॉन आप किस यूनिट में डील कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सो एक तरह से ये तो हो गया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी टी डेल्टा टी, है ना। ठीक, अच्छा, दूसरी डेफिनेशन सुनते जाएं। अब आप दूसरी डेफिनेशन देखें, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन, the quantity of heat required to raise temperature of 1 mole of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सब्सटेंस। अब यहां पे क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई, 1 मोल।
जैसे ग्लूकोज है तो 180 ग्राम लेंगे, वेट फिक्स हो गया ना, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सही बात। और साथ में C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, और इट इज dQ अपॉन N डेल्टा T, और dQ इज इक्वल टू NC डेल्टा T। ठीक है। अब द लास्ट इज specific heat capacity represented by S, the quantity of heat required to raise temperature of 1 gram of substance या system by 1 degree Celsius। इसका जो यूनिट रहेगा वो जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब यहां पर S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, M इज द मास, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। सही है बात। CT NC MS कंफर्म भी हो जाएगा। NC देखो ना, DQ इज NC डेल्टा T, DQ इज CT डेल्टा T, तो इसी से कंफर्म हो गया CT इज NC और CT इज इक्वल टू MS, तो सभी के बीच में रिलेशन भी आ गया यहां पर। बात समझ में आई कुछ? ठीक है। हीट है, इसका जो यूनिट रहेगा यार, इसको ग्राम नहीं, इसको पर मोल लिखो और इसको लिखो जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। है ना? है?
और अगर उसमें आएगा भी आपको पता भी नहीं लगेगा, उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं कराया हुआ, आपके कराया नहीं है, नहीं रहने दो, क्वेश्चन में ही आ जाएगा किसी दिन, जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हो गया साइमल्टेनियस। क्योंकि पता क्या है, जितनी आप थ्योरी ज्यादा करोगे, ठीक है, थ्योरी ज्यादा मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए आप नई थ्योरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जितनी थ्योरी ज्यादा करते जाएंगे हम, उतने आप डम्ब हो गए। मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होगा जिसको कि टॉपिक कराया, क्वेश्चन कुछ भी आया, वो अपना दिमाग लगाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, नेक्स्ट थॉट आता है, नया थॉट आता है, तो जब तक आप नए थॉट वाले को नहीं पकड़ोगे, बात नहीं चलेगी। हम तो एक्सपेंड करते रहते हैं, साइमल्टेनियस कुछ पैरेलल रिएक्शंस ऐसे क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन दे आर नॉट द एसेंशियल पार्ट। वो सिर्फ जो है कि टाइम बच गया तो चलो यार एक और हेडिंग जोड़ लेते हैं, बस लाइक दैट, ठीक है। हाइनिक बाद में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और क्योंकि कुछ लेक्चर्स होते हैं जिनमें अगर आप ऑफलाइन लगाओगे तो इट्स बेटर, तो अगला जो लेक्चर है वो ऑफलाइन लगा के ज्यादा बेटर है। हाँ, जैसे कई तो आपको डेफिनेशन वगैरह समझ आ जाती है ना, ऑनलाइन भी लगाओ, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है उसमें कॉन्सेप्ट है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए एरिन ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।